नमस्कार मेरे सभी दर्शकों। मैं अनुप्रिया सक्सेना अपने इस एजुकेशनल चैनल टेकक्राफ्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड मैकेनिक्स नाम के कोर्स को कवर करेंगे। तो अब हम अपने अप्लाइड मैकेनिक्स में इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक्स को मैं डिस्कस करना चाहूँगी आप सभी के बीच। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद हम इसका एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी डेफिनेशन से। तो मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीड अबाउट forces, that means behavior of forces and its effect। मैं हिंदी में भी बताना चाहूँगी कि मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी भी फोर्स के व्यवहार और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा जो मेरा यूज़फुल मेरी टर्म आएगी वो आएगी फोर्स। यदि मैं बल नहीं लगाऊंगी मैं किसी भी चीज़ पे उसका इफ़ेक्ट उसके प्रभाव का अध्ययन नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए जो मेरा बेसिक टर्म होगा वो रहेगा इस पूरे के पूरे मैकेनिक्स के लिए रहेगा फोर्स। अब हम आते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरा मैकेनिक्स है वो मैं किस तरीके से सब डिवाइड करती हूँ। मैकेनिक्स को मैं दो भागों में सब डिवाइड करती हूँ। सबसे पहला स्टैटिक मैकेनिक्स मतलब स्थिर मैकेनिक्स, दूसरा डायनामिक्स। मैकेनिक्स का मतलब है कि मैं उसमें फोर्सेस का व्यवहार और उसके प्रभावों का अध्ययन करूँगी। कब? जब वो स्थिर रहेंगे। पहली जो मेरी कंडीशन है, जब वो स्थिर रहेंगे तब मैं अपने जो पिंड होगा, जो मेरा रिजिड बॉडी है, उस पर पड़ने वाले फोर्स के द्वारा प्रभाव का अध्ययन करूँगी। और डायनामिक्स का मतलब जब वो गति में हो, जब वो मूवमेंट में हो, तब मैं उनका अध्ययन करूँगी। अब डायनामिक्स को मैं फर्दर फिर से डिवाइड करती हूँ टू पार्ट्स में। सबसे पहला काइनेमैटिक्स और दूसरा मेरा काइनेटिक्स। अब डायनामिक्स का खुद का मतलब होता है कि वो मूवमेंट में है, वो किसी भी तरह से स्थिर नहीं है। अब जब वो गति में होगा, काइनेमैटिक्स मेरी वो शाखा रहेगी जिसके अंतर्गत मैं सिर्फ उसके मोशन को स्टडी करूँगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके मोशन से मतलब रहेगा। इसीलिए काइनेमैटिक्स के अंदर हम लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। बेसिकली आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मतलब 8th और 9th में लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे। लॉज ऑफ मोशन बेसिकली 3 इक्वेशंस में होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये होते हैं मेरे लॉज ऑफ मोशन, जिनके अंतर्गत मैं सिर्फ और सिर्फ पिंड पर उस मोशन को स्टडी करूँगी। और काइनेटिक्स मैकेनिक्स की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मैं मोशन और उस पर लगने वाले फोर्स दोनों का अध्ययन करूँगी। ठीक है, तो आप लोग अब तक ये समझ पाए कि मेरी मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स के अंतर्गत मैं बलों के व्यवहार और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करूँगी। मैं अध्ययन दो तरह से कर सकती हूँ। सबसे पहला, जब मैं अपने किसी पिंड को स्थिर रखूँ, उसको स्टैटिक रखूँ, तब मैं उस पर लगने वाले फोर्स को इक्विलिब्रियम में बैलेंस करके उनको कैलकुलेट करके उनका स्टडी कर सकूँगी। और यदि दूसरा होगा जब वो गति में हो, तो गति में रहने के मेरे पास फिर से दो पार्ट्स होंगे। गति में मैं सिर्फ उनका मोशन भी स्टडी कर सकती हूँ, सिर्फ उसके मोशन का अध्ययन कर सकती हूँ। किस तरह से? लॉज ऑफ मोशन के कैलकुलेट करके, और मैं उसके मोशन और फोर्स को कैलकुलेट कर सकती हूँ। किस ब्रांच में? काइनेटिक्स के अंदर। और फोर्स में कैसे कैलकुलेट करूँगी? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप जानते हैं कि मेरे न्यूटन्स के भी
3 नियम होते हैं, मैं इसको भी डिस्कस करना चाहूँगी छोटे से पार्ट को। न्यूटन्स के भी 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम उसका है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम ये बहुत छोटा सा इसमें पोर्शन लेंगे जिससे कि आपको सिर्फ एक रिवाइव हो। सबसे पहला आपका है लॉ ऑफ इनर्शिया कि एक पिंड पर तब तक से वो मोशन में नहीं आएगा, तब तक से वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करेगा जब तक से उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। दूसरा जो उसका लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ फोर्स। दैट मीन्स जो फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन, कि यदि मैं किसी पिंड पर फोर्स लगाऊंगी तो वो एक एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। और तीसरा जो उसका नियम है जिससे आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, न्यूटन का तीसरा नियम जो कि होता है रिएक्शन और एक्शन का, कि अगर किसी भी चीज़ पर मैं कोई भी एक्शन दूंगी वो मुझे अपना रिएक्शन देगा। तो मैंने देखा कि मैं काइनेमैटिक्स को पढ़ सकती हूँ लॉ ऑफ मोशन से और काइनेटिक्स को पढ़ सकती हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, तो मैंने अपने आज के इस लेक्चर के 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ बेसिक डेफिनेशंस की तरफ। तो इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, हम अपना 3rd टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है बेसिक डेफिनेशंस। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस हम इस चीज़ को रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे। मुझे मैकेनिक्स के लिए बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वो डेफिनेशन में सबसे पहला मैं नाम लूँगी डिस्टेंस का। आप सभी को पता है डिस्टेंस मतलब दूरी। मैं यदि एक ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जाऊंगी, इसका मतलब मैंने एल डिस्टेंस को कवर किया है, इसको मैं कहूँगी डिस्टेंस, दूरी। बी जो रहेगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक ही चीज़ है। ये भी वही है कि मैं ए से बी की तरफ गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गई, मैंने एल दूरी को कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मुझे एक दिशा निर्धारित कर दी कि मैं इस ए से हमेशा से बी की तरफ ही जाऊंगी, इस ही मोशन में बढ़ूंगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मैंने उसको एक डिस्टेंस के साथ एक डायरेक्शन भी दे दी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सी स्पीड, इसका आप फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी तरह से चौथा वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए इन दोनों में भी अंतर। आपको पता है डिस्टेंस का मतलब है कि मैं इस ए पॉइंट से ए से बी तक पहुंचना है। डिस्टेंस को अगर मैं रीड करना चाहूँगी तो बस मेरा काम ये है कि मुझे ए से बी तक पहुंचना है। मैं चाहे ये पाथ लूँ चाहे ये पाथ लूँ, मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। मुझे पाथ से या डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे सिर्फ एक दूरी तय करनी है ए से लेकर बी तक। यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, मुझे ए से लेकर बी तक जाना है सिर्फ इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए। मतलब डिस्प्लेसमेंट की मैं जब भी बात करूँगी, मेरे डिस्टेंस के संग डायरेक्शन अपने आप से स्वतः आ गई। इसी तरह से जब मैं देखती हूँ स्पीड, मतलब मैं एक स्पीड से चल रही हूँ। अब मुझे इस ए से लेकर बी तक किसी भी स्पीड से मैं जा सकती हूँ। इस स्पीड से 10 की 20 की वैरी भी करवा सकती हूँ। लेकिन वेलोसिटी का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर स्पीड के साथ मैं उस डिस्टेंस को, इस एल डिस्टेंस को कवर करूँगी। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज़ उसके एक दूरी के साथ एक निर्धारित डायरेक्शन भी उसके संग काम कर रही है। जब भी वेलोसिटी है मतलब डायरेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। स्पीड का मतलब है मैं किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरे को वो डिस्टेंस को कवर करना है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने 5वें डेफिनेशन, 5वीं टर्मिनोलॉजी की तरफ, दैट इज़ एक्सेलरेशन, जिसको मैं ए से दिखाती हूँ। ए का मतलब होता है dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपके मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए। अब जो मेरी F है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, फोर्स। जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर के शुरुआत में बताया था
कि मैं पूरे मैकेनिक्स में ही सिर्फ फोर्स और उसके पड़ने वाले प्रभावों को पढ़ूंगी। इसका मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। आप लोगों ने अब तक पढ़ा होगा फोर्स F इज इक्वल टू M इंटू A। इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में M है मेरा मास और A है मेरा ये एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है, इसकी डेफिनेशंस को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगी चित्र की सहायता से, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है A नाम का, अगर मैं उसको इस डायरेक्शन में F नाम की फोर्स से धक्का देती हूँ तो बताइए क्या होगा? ये आगे बढ़ेगा एक्सेलरेशन के साथ, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, ये आगे गति में आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो पिंड है मेरा, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अपना एक मास होगा। इस मास का और इस एक्सेलरेशन का गुणनफल ही मेरा फोर्स कहलाता है। जब भी मैं फोर्स लगाऊंगी, मेरे को वो फोर्स इतना लगाना है कि उसका मास, उससे ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगी। यदि मैं उससे मास से कम लगाऊंगी, आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आप लोगों को मैं कहूँ कि आपको कोई 100 किलो का डिब्बा खिसकाना है और आपका वज़न है सिर्फ 50 किलो, आप कितना भी फोर्स लगा लो वो डिब्बा आगे नहीं खिसकेगा, वो बॉक्स कभी भी डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि उसका मास आपके फोर्स से कम है। तो आपको हमेशा फोर्स उसके मास से ज़्यादा लगाना है, तभी वो चीज़ एक्सेलरेशन में आएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर अपनी टर्मिनोलॉजी में 6 टर्म्स पढ़ाए, जिसका मैंने आपको उसके फॉर्मूले भी पढ़ाए हैं। ये फॉर्मूले आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। अब आपने जैसे मैंने यहाँ पर बताया डायरेक्शन और डिस्टेंस, अब हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। मेरा जो 4th टॉपिक है आज के इस लेक्चर में वो है क्वांटिटीज़। ये भी मैं एक पुराना टॉपिक ही डिस्कस करूँगी। ये बेसिकली आपने 8th 9th में पढ़ चुका है। बेसिकली क्वांटिटीज़ मेरी 2 तरह की होती है, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड होता है। इसका मतलब सिर्फ उनके पास एक दूरी होती है, उनके पास कोई भी दिशा निर्धारित नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस एक डायरेक्शन भी होती है। उनको पता होता है कि उनको कितनी दूरी किस डायरेक्शन की तरफ जाते हुए तय करनी है। तो अब देखिए, मैं इन क्वांटिटीज़ के बिहाफ पे कह सकती हूँ कि मेरा डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये मैंने डिवाइड किया क्योंकि मेरी स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करूँगी और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैं डायरेक्शन, दिशा को भी कैलकुलेट करूँगी। बढ़ते हैं अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। मेरे आज के लेक्चर का टॉपिक नंबर 5th है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोई भी अगर क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मतलब है चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, कोई किसी भी चीज़ को मैं क्वांटिटी बोलूँगी, उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट होगी, उसका एक अपना मानक होगा। तो अब हम पढ़ेंगे सिस्टम। हमारे मानक के 2 सिस्टम होते हैं। सबसे पहला A MKS और B CGS। आप लोगों को हमेशा MKS सिस्टम को या SI सिस्टम को, तीसरा आपको मैं ये भी बता देती हूँ, एक होता है SI स्टैंडर्ड, हमें हमेशा MKS को या SI को फॉलो करना पड़ता है। बहुत कम जगहें होती हैं जब हमें CGS सिस्टम को फॉलो करते हैं। MKS का मतलब होता है मास किलोग्राम में होगा और टाइम सेकंड में होगा, ठीक है। और ये इसी तरीके से यदि मैं CGS में देखूं तो मेरी लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में होगी, वेट की यूनिट, मेरे मास की यूनिट ग्राम में होगी और टाइम की यूनिट सेकंड में होगी। और SI मेरा स्टैंडर्ड होता है, वो हमेशा MKS सिस्टम को ही फॉलो करता है। अब मैंने आपको बताया MKS का मतलब है लेंथ मीटर में, मास kg में और टाइम सेकंड में। अब मैं इस बिहाफ पे अगर आपसे पूछूं कि स्पीड की यूनिट क्या होगी, स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को अगर मैं MKS के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं मीटर में लूँगी
और टाइम को सेकंड में, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। किस स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से? MKS के आधार पे। अब यदि मैं इसी स्पीड को CGS में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया मेरा अकॉर्डिंग टू CGS सिस्टम। इसी तरीके से मैं आपको एक्सेलरेशन का भी करके दिखाऊंगी। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, V माइनस यू अपॉन टी। अब वेलोसिटी चेंज का मतलब हो गया मेरा मीटर, मेरा वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने देखा स्पीड की यूनिट अगर ये है तो वेलोसिटी की भी यही आएगी। अब इनटू मैं कर देती हूँ S, क्योंकि इसमें डिवाइड में ऑलरेडी एक T है। मैं आपको उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके दिखाना चाहूँगी। इज इक्वल टू मेरे वेलोसिटी की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड, ऊपर से लिखा, और नीचे फिर से एक S है। तो अब अगर मैं देखना चाहूँ कि एक्सेलरेशन को मैं MKS में और CGS में क्या लिखूँगी, तो मैं एक्सेलरेशन को MKS में लिखूँगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS में लिखूँगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको समझ में आया सिस्टम ऑफ यूनिट। बेसिकली सिस्टम दो तरह के होते हैं, MKS, CGS, लेकिन SI आपका तीसरा है। ज़्यादातर जो होता है SI MKS को ही फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही सिस्टम आपके लेती हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। MKS, CGS। MKS का मतलब है मास, जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगा वो मीटर में कवर करूँगी, मास केजी में लूँगी, के दिखा रहा है, टाइम सेकंड में लूँगी। अब इसी तरह से CGS में अगर देखूँ मैं तो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में लिखूँगी, मास को मैं ग्राम में लिखूँगी और टाइम को मैं सेकंड में लिखूँगी। उसके मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, आपको मैं आगे ऑलरेडी बता चुकी हूँ फोर्स, तो मैं अब सीधे आती हूँ अपने एक नए टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स हम अभी अपने इसी लेक्चर में कवर कर चुके हैं। फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A है। अब हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक को, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। मेरे फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एक वेक्टर है, वेक्टर का सिंबल होता है, उसके सिर पे मैं एक एरो बना देती हूँ। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स मेरे फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। दूसरा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि ये कोई भी बॉक्स है, अगर मुझे इसको फोर्स देना है, मुझे इसको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है, तो मैं इसके इस पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई कर दूंगी F नाम का। अब जैसे ही मैं बिल्कुल इसकी सेंटर लाइन से, ये इसकी सेंटर लाइन है, तो मुझे पता है कि मैं अगर इस बिंदु पे अपना फोर्स को अप्लाई करती हूँ तो ये आगे बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब है कि उसके एप्लीकेशन के पॉइंट को मुझे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। ये हुई मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने टाइप्स ऑफ फोर्स की तरफ। मेरे फोर्स कितने टाइप के होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला इसका टेंसाइल, दूसरा इसका तरीका होता है कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खींचना, तनाव देना। अगर मैं आपके किसी बॉक्स को इस तरह से फोर्स अप्लाई करती हूँ, दैट मीन्स टेंसाइल, मैं उसमें तनाव उत्पन्न कर रही हूँ। कंप्रेसिव का मतलब होता है मुझे उसको दबाना है। अगर मेरे फोर्स के पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन इस तरह इन्वर्टेड होते हैं, इसका मतलब मुझे उसको दबाना है। कंप्रेसिव फोर्सेस उसको मैं दे रही हूँ। ठीक है। ये इसका पहला भाग था। दूसरा भाग होता है पॉइंट फोर्स। दूसरे में भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला पॉइंट फोर्स और दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन।
पॉइंट फोर्स का मतलब है मेरा कोई भी एक रिजिड बॉडी है, मेरा कोई भी एक पिंड है, उसके किसी भी एक पॉइंट पे ही, मैं किसी एक पॉइंट पे ही उसको अगर फोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो ये होगा मेरा पॉइंट फोर्स। और अगर किसी भी बॉडी के ऊपर मैं यूनिफॉर्मली, मान लीजिए एक डिब्बे के ऊपर मैंने दूसरा डिब्बा रख दिया तो वो वज़न यूनिफॉर्मली पूरे डिब्बे पे फैल गया, इस तरह की फोर्स को मैं कहूँगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। किसी भी एक बिंदु पे यदि मैं बल लगा रही हूँ उसको कहूँगी मैं पॉइंट फोर्स। तो आपने देखा कि मेरे फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है उसके व्यवहार के हिसाब से, मैं यदि खींचती हूँ तो उसको टेंसाइल कहूँगी, दबाती हूँ तो कंप्रेसिव कहूँगी। अब उसके एक्शन के आधार पे अगर मैं सिर्फ एक ही बिंदु पे लगाती हूँ उसको पॉइंट फोर्स कहूँगी, और मैं पूरे के पूरे सरफेस पे लगा रही हूँ उसको मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस कहूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे। हमारा आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब होता है कि आपके फोर्स के एप्लीकेशन का क्या सिस्टम है। तो सबसे पहला आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोप्लेनर, और दूसरा कॉनकरंट। ये दो तरह के सिस्टम होते हैं। फोर्सेस हमेशा सिस्टम्स पे लगती हैं, सिस्टम पे ही लगती हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है किसी भी एक प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस। आप जानते हैं आपके 3 प्लेन एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, एक्स वाई जी, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। तो अगर मेरे ये एक्स प्लेन है मेरा, इस पे लगने वाले सभी फोर्सेस मेरे कोप्लेनर फोर्सेस होंगे। इस पे जितने भी, इस प्लेन पे जितने भी फोर्सेस मेरे लग रहे हैं, हो सकता है कुछ इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कुछ बैकवर्ड में जा रहे होंगे, कुछ डाउनवर्ड जा रहे होंगे, कुछ अपवर्ड जा रहे होंगे, लेकिन यदि वो एक प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं दैट मीन्स मेरा सिस्टम कोप्लेनर है। अब कॉनकरंट का मतलब होता है किसी भी एक बिंदु से, कॉनकरंट बढ़ा रही हूँ मैं आपको, किसी भी एक बिंदु से या तो ओरिजिनेट होते हैं या फिर टर्मिनेट होते हैं, लेकिन उनका जो होम होगा वो ये पॉइंट होगा। किसी एक बिंदु से निकलने वाले और उसी पे ही टर्मिनेट होने वाले फोर्स सिस्टम को मैं कॉनकरंट फोर्स सिस्टम बोलूँगी। आप लोगों ने बेसिकली अब तक अपने प्रीवियसली फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि अगर मुझे वेक्टर सम करना है, अगर मेरे पास ये एक फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन की, एक फोर्स है मेरे पास 10 न्यूटन की, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो मुझे अगर पता पड़े कि ये ए है ये बी है तो वी ए बी क्या होगा, मैं बस सिंपल से इसका जोड़ कर दूंगी। 10 + 5 दैट मीन्स 15 न्यूटन मेरा फोर्स एक दिशा में लग रहा है। मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मेरा 10 न्यूटन ए जो है इस दिशा की तरफ जा रहा है, लेकिन 5 न्यूटन जो बी है वो इस दिशा की तरफ जा रहा है, तो मेरा इसका वेक्टर सम ए बी क्या होगा 10, क्योंकि ये इस दिशा में है, प्लस अब ये जो बी की डायरेक्शन है ये उल्टी है -5, तो मेरा इसका उत्तर क्या होगा, जो मेरा वी ए बी है ये रह जाएगा मेरा 5 न्यूटन, क्योंकि इसकी 5 न्यूटन इस ए के 5 न्यूटन को न्यूट्रलाइज करने के लिए वेस्ट हो गई। अब आती है मेरे कॉनकरंट की। ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिए ये कोप्लेनर के हैं। अब आती है बात कॉनकरंट की। मेरे इसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं 2 फोर्सेस, ये है मेरी ए, ये है मेरी बी, ठीक है। तो अब आपको यदि इसका रिजल्टेंट निकालना है तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से इसका रिजल्टेंट निकलता है वी ए बी। इसका कैलकुलेशन अब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो अब मैं आज के इस लेक्चर को कंपाइल करना चाहूँगी। तो आज के मैं इस लेक्चर को फिर से एक बार रिकॉल करना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने पढ़ा मैकेनिक्स की डेफिनेशन। तो मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मैं फोर्सेस, उनके व्यवहार को और उनके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करती हूँ। तो मैकेनिक्स के अंदर मैं 2 शाखाएं बांटती हूँ। पहला है स्टैटिक, अगर मेरा कोई भी पिंड या रिजिड बॉडी स्थिर रखी होगी तब मैं उसका अध्ययन करूँगी, उस पर लगने वाले फोर्सेस का। दूसरा डायनामिक्स, यदि मेरा कोई भी रिजिड बॉडी या मेरा कोई भी पिंड मोशन में है
तब मैं उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का अध्ययन करूंगी। अब जो मेरे डायनामिक्स है वो फिर से सब डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर मैं सिर्फ मोशन को स्टडी करूंगी और काइनेटिक्स के अंदर मैं मोशन और उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को भी स्टडी करूंगी। अब हम इसके आज के लेक्चर में आगे बढ़कर हमने ये चीज़ देखी थी कि टर्म्स क्या क्या होती हैं, हम कौन सी टर्मिनोलॉजी का अपने मैकेनिक्स में इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्सेस। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं। आपको पता है कि आपकी सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब है मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से मतलब है, और वेक्टर का मतलब होता है मुझे मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों को ही अध्ययन करना है। उसके आगे हमने पढ़ा था कि मेरे फोर्सेस कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मेरे फोर्सेस 2 प्रकार की होती हैं। टेंसाइल, अगर मैं किसी भी चीज़ में तनाव खींच के उसमें एक तनाव पैदा कर रही हूँ, टेंसाइल। कंप्रेसिव, मैं किसी भी चीज़ को दबा रही हूँ, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है। दूसरा मैंने फोर्स देखा था, यदि मैं किसी भी अपने सरफेस पे, किसी भी रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, दैट इज पॉइंट फोर्स। और अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर एक और बॉडी रख देती हूँ उसी शेप और साइज की, उसी वजन की, तो वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली वजन हो जाएगा, जिसको मैं कहूँगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। अब जो आज के लास्ट टॉपिक में मैंने पढ़ा वो था सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे मैंने 2 तरह की फोर्सेस पढ़ी, कोप्लेनर और कॉन्करेंट। कोप्लेनर का मतलब है कि मेरा वो फोर्स सिस्टम जिसके अंदर लगने वाली सभी फोर्स एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी। अगर दोनों फोर्सेस फॉरवर्ड जा रही होंगी, दोनों फोर्सेस में से एक फॉरवर्ड जा रही होगी, एक रिवर्स जा रही होगी, उस तरीके का हम वेक्टर सम कैसे करेंगे। VAB इज इक्वल टू सिंपली अर्थमेटिक एडिशन और अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन बेसिस ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। और जो दूसरा हमने इसका फोर्स ऑफ सिस्टम पढ़ा, दैट इज कॉन्करेंट सिस्टम। कॉन्करेंट सिस्टम का मतलब होता है मेरा फोर्सेस किसी एक बिंदु से, किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही होंगी और उसी एक बिंदु पे टर्मिनेट कर रही होंगी। इस तरह के फोर्स सिस्टम के फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट, अपना लॉ ऑफ रिजल्टेंट, जो कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। अपने अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में रिजल्टेंट्स निकालना सिखाऊंगी, वेक्टर सम करना सिखाऊंगी। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी। इस चैनल को और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।